छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। 8 जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, जहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल सहित नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति आचार्य देवव्रत, यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, उपराष्ट्रपति अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, आचार्य देवव्रत जो गुजरात के राज्यपाल है वो पहुंचे हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, मेनका गांधी जो बीजेपी प्रत्याशी है सुल्तानपुर से वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। इसके साथ ही तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये गौतम गंभीर जो सांसद है बीजेपी से वो पहुंचे। इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए लोकसभा का रण लगातार जारी है और आज छठे चरण का मतदान है। अंतिम पड़ाव पर लोकसभा चुनाव 2024 और ऐसे में महामतदान की महाकवरेज लगातार आपको दिखा रही है। और ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लोकतंत्र का महापर्व, देश के दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। अपना वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने सभी से अपील भी की है कि सभी अपने मत का प्रयोग करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें। द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति वो पहुंचे, गुजरात के राज्यपाल पहुंचे, विदेश मंत्री पहुंचे और बीजेपी से सांसद गौतम गंभीर भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और इसके साथ ही सभी से अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। छठे चरण में 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर ये मतदान, क्योंकि देखिए अंतिम पड़ाव है। छठे चरण पर लोकसभा चुनाव 2024 पहुंच चुका है और अब अंतिम चरण बाकी है जो 1 जून को होना है। और देखिए आज का चुनाव कई सीटों को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और इसको देखते हुए जो उत्साह है वो भी मतदाताओं में देखने को मिला और जो देश के दिग्गज हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और इसकी दृष्टि से सभी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और 8 राज्यों की ये जो 58 सीटें हैं, 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण 8 राज्यों की 58 सीटें, क्योंकि आज मतदाता तय करेंगे कि उनके राज्य में उनकी सीट पर कौन राज करने वाला है, कौन उनका प्रतिनिधित्व करने वाला है। और ये तय करने लगातार मतदाता सुबह से ही घर से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लगातार नेटवर्क 10 भी ये अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है तो आप घर से निकलें और तुरंत अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है। और लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागी हो और अपने प्रत्याशी को चुने, चूंकि देश के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, लोकतंत्र का ये महापर्व माना जाता है। बात जब प्रधानमंत्री के चेहरे की चुनने की हो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मतदान हो जाता है। और इसीलिए लगातार सुबह से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग वोटिंग परसेंटेज भी देखने को मिले हैं और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंटेज जो लगातार सुबह से ही सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वहीं कुछ राज्यों में अभी थोड़ी धीमी गति से मतदान होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आपको लगातार ये भी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। हरियाणा की बात कर ले तो 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही बिहार की बात करें, बिहार में भी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही झारखंड की 4 सीटों पर मतदान है। ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग यानी 1 सीट पर वहां पर मतदान हो रहे हैं। तो ये तमाम वो 58 सीटें हैं जिन पर मतदान जारी है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी जो कि पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने, राहुल गांधी साथ में मौजूद थे। सुबह ये तस्वीरें भी निकल कर आई किस तरह से दोनों लोग साथ में पहुंचते हैं वोट कास्ट करने। प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस की वो भी पहुंची हुई है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने।
बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सोनिया गांधी जो कांग्रेस नेता है अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। इसके साथ ही राहुल गांधी भी उनके साथ में मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने भी, जो कांग्रेस की महासचिव है, अपने वोट का प्रयोग किया है। अब देखिए, जो सियासत के दिग्गज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और वो सभी आपसे भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अपने मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। क्योंकि देखिए, अब ये छठा चरण है, अंतिम पड़ाव पर लोकसभा चुनाव 2024 है, और अंतिम पड़ाव पर आते आते काफी दिलचस्प मोड़ इस चुनाव ने ले लिया है। लगातार बयानबाजी भी सामने आई है, लगातार जो नेता है वो एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए भी नजर आए। अब ऐसे में आज का चरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छठे चरण की 8 राज्यों की 58 सीटें हैं, और 58 सीटें जो है वो अपने आप में काफी अहम हो जाती है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं, इसके साथ ही यूपी की 14 सीटें हैं, जो 14 की 14 सीटें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और अब 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है, यानी जो 7वां फेज है वो 1 जून को होना है। देखिए, चलिए लगातार, क्योंकि देखिए ये छठा चरण है और छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटें हैं, और इन सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास में सर आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार 8 राज्यों की 58 सीटें हैं जिस पर लगातार वोटिंग जारी है, और ये जो राज्य हैं वो बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाती है, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें। किस तरीके से आप इस छठे चरण को देख रहे हैं, क्योंकि अब ये जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। जी बिल्कुल, नमस्कार जी। सबसे पहले आपको भी आज इस मतदान के पर्व की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और पूरे विश्ववासियों को भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आज आप देखिए कि जिस तरह से ये चुनाव का अंतिम चरण पास आ रहा है, जनता उत्साहित है, जनता में जोश है, और जनता कमल के फूल को चुन रही है। हम जहां भी जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, बुजुर्गों से लेके, बच्चों से लेके, युवाओं से लेके, महिलाओं में, सभी में एक जोश है, और दोबारा से फिर से मोदी जी को ये जनता चुनना चाहती है, प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए देखना चाहती है। सभी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, और 4 जून को जैसे ही फैसले आएंगे, आप देखिएगा कि जो फैसले होंगे वो 400 पार होंगे, और हम दोबारा से बीजेपी सरकार बनाकर मोदी जी को दोबारा से आशीर्वाद देकर उन्हें इस पद पर आसीन करेंगे। ठीक है वैशाली जी, लौटूंगी आपके पास। शंभू भद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू भद्रा जी, हरियाणा के लिहाज से देखा जाए ये 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि जब 10 सीटें आपके खाते में हो तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है कि इसे दोबारा दोहराना है, एक भी सीट गंवानी नहीं है। तो दूसरी तरफ ये जो मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा था हरियाणा में, लेकिन चौतरफा ये मुकाबला हो गया है। लेकिन इसमें तमाम पार्टियों की जो भूमिका देखने को मिली है, खासकर देखिए इनेलो, और अगर बात करें जेजेपी की, तो इतनी भूमिका उनकी रहती नहीं है, उनका दायरा भी सीमित रहता है। लेकिन सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला रहने वाला है। बिल्कुल, अगर हरियाणा के चुनाव को देखें तो यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो 3 प्रमुख दल रहे हैं, जिसमें कि भाजपा, कांग्रेस और इनेलो है। जी। बाद में जेजेपी बनी है, और जेजेपी ने बीजेपी के साथ सरकार भी चलाई है, और इस बार अलग से चुनाव मैदान में भी है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला प्रदेश में दिखाई देता है वो उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इनेलो कहीं पे कुछ खास नहीं, सिर्फ कुरुक्षेत्र में थोड़ा बहुत, अगर अभय चौटाला थोड़े बहुत वोट ले पाए, उनका एलनाबाद क्षेत्र है तो वो कुरुक्षेत्र में आता है, तो वहां पे कुछ थोड़े से वोट ले पाए तो ले पाए, नहीं तो मुख्य मुकाबला मेन रूप से 10 के 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मेन फाइट है। और जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर आप देखेंगे तो कुरुक्षेत्र सिरसा में आपको अभी 1 बजे तक की वोटिंग लेंगे तो ज्यादा परसेंटेज है, 40% से ज्यादा है। ओवरऑल 36% अभी पोल हुई है 1 बजे तक, तो वो एक ठीक ही कहा जा सकता है। जिस तरह से गर्मी है और जिस तरह से मौसम का है,
उसके हिसाब से जो वोटिंग में एक उत्साह देखने को मिला है पूरे 10 के 10 से क्षेत्र में, और उसमें जो वोटर हैं जी वो अगर आप देखेंगे कि हर वर्ग के लोग, यानी कि बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, मध्य एज के भी लोग हैं, सभी लोग चुनाव के लिए वोट देने के लिए आए हैं। और फाइटिंग जो इस बार के चुनाव में जो अगर आप मुद्दों की बात करेंगे कि क्या मुद्दे रहे हैं खास करके, तो स्थानीय स्तर पर एक तो राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं कि जिसमें देश की सुरक्षा है, जिसमें कि पीएम मोदी के जो कार्यशैली हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, वो एक टारगेट में रहता है कि हाँ, देश के अगर पीएम मोदी रहे हैं 10 साल का जो उनका कामकाज है, उनका एक आकलन का ये टाइम है कि अगले इस चुनाव में जनता उनके कामकाज को किस रूप से देखती है। दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज है, जिसमें कांग्रेस मजबूती से चाहे केंद्र सरकार के कामकाज हो या नीतियां हो, या प्रदेश में के सरकार के बीजेपी सरकार के जो कामकाज रहे हैं उनकी बातों को है, तो उनकी जो फेल्योर है कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने बहुत इम्फेटिकली जनता के बीच में रखा है, चाहे वो किसान का इशू है, चाहे सेना का इशू है, चाहे महंगाई का इशू है या बेरोजगारी का इशू है। इन सब इशू को कांग्रेस ने बहुत ही मजबूती से जनता के बीच रखा है और जनता को एक सोचने के लिए मजबूर किया है कि बीजेपी को वापस भेजा जाए या ना भेजा जाए। लेकिन जो मेरा पर्सनल आकलन है, एक मैं अगर प्रदेश के को देखता हूं तो यहाँ पे बीजेपी को 10 के 10 सीट की गुंजाइश कम लग रही है कि पूरे 10 के 10 सीट मिल जाए, लेकिन 8-2 का रेशियो हो सकता है कि 2 सीट कांग्रेस को चली जाए और 8 सीट बीजेपी के पास आए। फाइटिंग जो है वो सभी सीटों पे है, ये नहीं कह सकते कि जो जैसे सोनीपत और फरीदाबाद सीट है जहां क्लोज फाइटिंग है, रोहतक सीट है, सिरसा सीट है, वहां पे कांग्रेस लीडिंग करते हुए दिखती है, बाकी की सीटों पे बीजेपी लीडिंग करते हुए दिखती है। लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग है, अगर 2019 के चुनाव को देखेंगे आप और इस बार के चुनाव को देखेंगे तो 2019 में 58% वोट से ज्यादा बीजेपी को वोट मिला था और 22 से 23% वोट जो है वो कांग्रेस को मिला था। लगभग 28 से 30% वोट की गैप था, जो कि जहां बीजेपी आगे थी। तो इस 5 साल में ऐसा कुछ भी सेंटर लेवल पे ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि वो 30% का मार्जिन कांग्रेस जीत ले और बीजेपी गवा दे, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल शंभू बत्रा जी, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए तस्वीरें तो लगातार सामने आई रही है आगे क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी भी अपनी ओर से हरियाणा में खुद को पूरी तरह से कि वो टिक पाए। 10 की 10 सीटें जो जीती थी हरियाणा में पिछली बार, उनको कायम करना भी एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है, क्योंकि साथ ही देखिए जेजेपी से भी अभी गठबंधन टूटा है, उसका भी एक नुकसान जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है। आपके पास आना चाहूंगी मैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए इनेलो की अगर बात करें, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी अभी कहा कि कुरुक्षेत्र में दबदबा देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सीटें हैं वहां पर इनेलो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही, इसका किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप? दीपिका जी, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और पहले मैं शंभू प्रभा जी की एक बात को दुरुस्त करना चाहूंगा। ऐलनाबाद से विधायक हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, लेकिन ऐलनाबाद कुरुक्षेत्र में नहीं आता है। कुरुक्षेत्र में कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की कॉन्स्टिट्यूंसी ही आती है, जबकि ऐलनाबाद सिरसा से है। हमारा जो है अभी चुनाव कुरुक्षेत्र में बहुत मजबूत है और अभय सिंह चौटाला वो जीतने जा रहे हैं। जहां तक मैं बात करता हूं सिरसा की और हिसार की, यहाँ भी हम बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। बाकी जो 7 सीटें बची, जिसमें हमने 3 पर समर्थन दिया हुआ है और बाकी पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी हम अच्छी स्थिति में है और अच्छी वोट हासिल करने का काम करेंगे। देखिए, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता थे जो इन 5 वर्षों में कर सकते थे आम जनता के लिए, कर सकते थे किसानों के लिए, कर सकते थे अन्य वर्गों के लिए। हरियाणा प्रदेश में लास्ट वाला जो सेशन मनोहर सरकार का रहा, इसमें बहुत जलजले आए, बहुत तूफान आए, बहुत आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन की बात है, चाहे टीचर आंदोलन की बात है, चाहे आंगनबाड़ी महिलाओं के आंदोलन की बात, बहुत सारी घटनाएं घटी और सरकार ने सभी को पीटने का काम किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाने का काम किया। ये ऐसे अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी पार्टी थी जो उनके साथ खड़ी हुई। और यहाँ तक कि अभय सिंह चौटाला जी ने तो अपनी विधानसभा से त्याग पत्र देकर के भी
किसानों के बीच में बैठने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है दीपिका जी कि जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने सभी वर्गों का साथ देने का काम किया, और ये 5 साल में केवल मात्र एक दिन ऐसा आता है मतदाताओं के पास जो वो अपना नेता चुनने का काम करते हैं, और एक बार जब बटन दब जाता है तो अगला बटन दबाने के लिए हर किसी को 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि लगभग 40 से 45% वोट जो है वो पेटियों में बंद हो चुका है। 20-25% और डलना है। जो डल चुका है वो डल चुका है, वो बंद हो चुका है। लेकिन जो अभी डलना है, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि आज ये गलती ना करें, बड़ी समझदारी से अपने नेता को चुनने का काम करें। एक ऐसे नेता को जो आपके सुख दुख में आपका साथ देने का काम करता है। जनता आज उस नेता को चुनने का कार्य करेगी, और वो कार्य जो है अभय सिंह चौटाला ने करके दिखाया है। जहां तक कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा, कांग्रेस के पास 30 विधायक थे दीपिका जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 30 विधायक होने के बावजूद भी कितना साथ कांग्रेस ने किसानों का देने का काम किया था, कितनी आवाज उठाने का काम किया। 30 विधायकों के मुकाबले एक अकेला विधायक अभय सिंह चौटाला ही विपक्ष के तौर पर काम कर पाया, अन्यथा ये सरकार इतनी लंबी नहीं चल पाती। इसके अलावा दीपिका जी, विशेष करके हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश में जब चुनाव से ठीक है पहले जब हम सरकार को बदला जाता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कि हमारी सरकार फेल हो चुकी है। कई मंत्रियों को भी बदला जाता है। ये एक पक्का सर्टिफिकेट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हमारी सरकार फेल है, इसलिए नए चेहरों को लाने का काम किया गया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उतारे गए, उसमें 6 कैंडिडेट बाहर से लेकर के उतारने का काम किया गया है। ये भी दर्शाता है कि बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए इस तरह के स्टेप उठाए गए थे। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो बात है, एक सीट हमारी आज पक्की आ चुकी है, और सिरसा और हिसार में बड़ा मजबूत कंटेस्ट है। ठीक है राजकुमार जी, आपके पास आते हुए, चूंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो की तमाम तस्वीरें भी देखते हैं और बखूबी आप जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जनता का मूड क्या कह रहा है। 10 सीटों की बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है, तो बात इस बीच हुए राजनीतिक घटनाक्रम को भी जनता नहीं भूलती है। इस राजनीतिक घटनाक्रम जहां सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, फिर खबर आई कि लगातार जो सत्ता में बैठे हैं वो भी संकट में है, लेकिन उसको भी हवाई किया गया। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव है और एक विधानसभा चुनाव भी, उपचुनाव भी हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री का भी शाख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। किस तरह से पूरा चुनाव इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा का? देखिए ऋतु, बहुत अहम सवाल है आपका। और आज जितनी भी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन सीटों में बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 40 सीटें इस समय हम देखें तो एनडीए के पास रही हैं। उन 40 सीटों को किस तरीके से बचाया जाना है, ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे। और देखिए, इतिहास के पन्नों को यदि पलटते हैं, और हरियाणा की अगर राजनीति की बात करें तो देवीलाल एक ऐसे योद्धा रहे हैं, ऐसे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने राजनीति में एक नया मुकाम स्थापित किया। आज देखिए, उनका परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है, अलग अलग दलों में बट गए हैं, अलग अलग चीज़ें हो गई। एक दौर रहा है ओम प्रकाश चौटाला के समय में, इस तरीके की कई घटनाएं रहीं कि जब वो अपने कार्यकर्ता के लिए जाते थे तो थानों से अपने कार्यकर्ता को खींच के ले आते थे। तो एक वो जो दौर था, वो दौर अब बिल्कुल निकल चुका है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछले से पिछले चुनाव की अगर बात कर लें तो कैप्टन अभिमन्यु को साथ लेके आए थे, कैप्टन अभिमन्यु को चेहरा बनाया था, सारी चीजें हुई थी, और उसके बाद खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। जाटों के बीच में बहुत असंतोष रहा, और उसके बाद पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पे क्या तांडव सड़कों पर मचा। और उस तरीके की जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों को स्वाभाविक तौर पर राजनीति में कब कौन किसकी गोद में जाके बैठ जाए कुछ पता नहीं। भविष्यवाणी कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुकाबला बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये चीज़ बहुत अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं कि खट्टर को हटाने का मतलब ये है कि खट्टर का प्रमोशन हुआ है, उन्हें एमपी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ है, नायब सैनी को लाया गया है। तो एक कार्यकर्ता को लाकर मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की दलील देती है, लेकिन आम आदमी जो खड़ा हुआ है, आम जो वोटर है, आम वोटर जिस समय पोल करने के लिए जाता है ऋतु, वो सोचता है कि मैं वोट किसको दूं। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा है लेकिन पार्टी गलत पकड़ रखी है,
फरीदाबाद के चुनाव की बात कर लीजिए। फरीदाबाद के चुनाव की यदि बात करें तो इतना कांटे का चुनाव है वहाँ पर कि तीसरी बार हैट्रिक मारने की तरफ जो दावा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। कृष्णपाल गुर्जर एक समय ऐसा था कि पार्षद का टिकट मांगने के लिए जो महेंद्र प्रताप सिंह हैं उनके पास गए थे, लेकिन नहीं मिला, और आज वो उनके सामने खड़े हुए हैं। महेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे योद्धा के तौर पर रहे हैं कि 5-5 मंत्रालय उन्होंने चलाए, बहुत साफ सुथरी छवि के लोग हैं, लेकिन जब तक चुनाव के परिणाम ना आ जाएं तब तक घोषणा करना बड़ा मुश्किल होता है। साइलेंट चुनाव हो रहा है, केवल जो साइलेंट वोटर है वो जाकर केवल वोट कर रहा है, लेकिन अब वो हुड़दंग वाला जो समय है वो सब निकल गया है। मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग भी अगर जाके ग्राउंड जीरो पर लोगों से पूछते हैं कि किस मुद्दे पर चुनाव लेकर आए, किस मुद्दे पर वोट दे के आए हैं, तो लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इस चुप्पी के क्या मायने लगाए जाएंगे ये 4 तारीख को पता लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने राजकुमार, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें तो हम देख ही रहे, और आपने बताया कि ग्राउंड जीरो पर आप जाते हैं और बात करते हैं वहां लोगों से और जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो आखिर अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं। तो चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार देखिए इस महामतदान की महा कवरेज जारी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रायोजक हैं सर्वोकॉन, 35 साल का भरोसा। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर लगातार छठे चरण का ये रण जारी है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वैशाली जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए हरियाणा की बात हो रही है, 10 सीटों की जब बात होती है तो लगता है बीजेपी के खाते में 10 सीटें तो हैं, लेकिन शंभू भद्रा जी भी ये कह रहे थे कि 10 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाना ये जरूरी नहीं है। हो सकता है 1-2 सीटें कांग्रेस झटकती हुई नजर आए, क्योंकि लगातार जो लड़ाई देखने को मिल रही है वो सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की रहने वाली है। बिल्कुल, मैं शंभू जी की कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ हद तक देखिए सब अपना आंकलन करते हैं, सबका अपना मत होता है, सबके अपना सुझाव होता है, सबके अपने विचार होते हैं जी। तो जरूरी नहीं होता है कि जो विचार हमारे मस्तिष्क में है वो जमीनी तौर पर भी अमली जामा पहनाया उसको जाएगा। और दूसरी ओर मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जो भाई थे वो बोल रहे थे कि उन्होंने मनोहर सरकार फेल हो गई है इसलिए नायाब सैनी सरकार को लाया गया है। जी, इट इज सेड दैट बिकॉज द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर। अगर इस समय नायाब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी ना समझा जाए कि मनोहर सरकार फेल हो गई है। इसका अर्थ ये समझा जाए, एक सामान्य, ऐसा सिर्फ बीजेपी सरकार में पॉसिबल है कि एक सामान्य घर का व्यक्ति, एक सबसे लास्ट में बैठने वाला कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये उन लोगों में एक विश्वास बढ़ता है, एक कार्यकर्ता में एक विश्वास बढ़ता है कि जिसको लगता है कि हम बिल्कुल सामान्य घर से हैं, हम सबसे पीछे लाइन में बैठते हैं, हमारी जो सरकार है वो अंत्योदय की योजना पर काम करती है। हम सिर्फ कहते नहीं है, ये मोदी जी ने साफ साफ दिखाया है कि वो कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने वैशाली जी, एक तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि इनेलो के प्रवक्ता हैं वो विजेंद्र जी हैं, कांग्रेस हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है। दूसरी बात, आखिरी वक्त पर जब सामने लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद विधानसभा चुनाव हो, आखिरी वक्त पर चेहरा परिवर्तन कर देना, क्या जनता तक वो बात आप पहुंचा पा रहे हैं? जो बात आप कह रहे हैं जनता उसे समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है? उन्हें तो शायद यही लग रहा होगा कि शायद जो 4 साल 4.5 साल तक जो सरकार चली वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। क्योंकि आपके नजरिए से जनता भी वही नजरिया समझ जाए ये जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल रितु जी, आपका कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन जनता इसलिए समझ रही है क्योंकि नायाब सैनी जी जो हैं वो जनता से कनेक्ट करते हैं और उनके आने के बाद जो जनता में उत्साह आया है, कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है वो देखने लायक है।
क्योंकि कार्यकर्ता को ये विश्वास हो चला है कि जब हमारे यहाँ पर कहते हैं कि संगठन देखता है, हर व्यक्ति की कार्यशैली को देखता है। यहाँ हमारे संगठन में, बीजेपी में ये नहीं है अन्य पार्टियों की तरह कि अगर एक प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ पर जो भी सक्षम होगा, जो कार्यकर्ता देश की सेवा करने की जिसके अंदर निष्ठा होगी, उस कार्यकर्ता को मौका जरूर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक कि मैं कार्यकर्ता हूं, मैं इस देश का कार्यकर्ता हूं, प्रधान सेवक बाद में हूं, पहले मैं कार्यकर्ता हूं और अपने देश की, अपने कार्यों से देश की सेवा कर रहा हूं। तो जनता तक ये बात पहुंची है और इवन इस टाइम पे चेंज करने से कुछ जो जनता का जो मनोबल बढ़ा है बीजेपी के प्रति, वो हमारे लिए फायदेमंद है। इस समय नायब सैनी जी का बदलना ये फायदेमंद साबित होगा, नुकसान में नहीं होगा। ये विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कमियां तो वो निकालेंगे ही, लेकिन अंदर वो जानते हैं कि इस समय पर अगर ये परिवर्तन हुआ है तो ये अच्छे के लिए परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल वैशाली जी, और कहीं विजेंद्र जी भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि शायद मनोहर लाल जो सरकार थी वो फेल हो गई है, इसीलिए आप भी कह रही है कि नायब सैनी के आने से जनता में उत्साह देखने को मिला, उनसे सीधे तौर पर कनेक्ट हुए हैं। एक तरफा तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद वो 4.5 साल बेहतर नहीं गए, इसीलिए चेहरा बदला गया और अब जनता सीधे तौर पर कनेक्ट हुई है और शायद इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। विजेंद्र जी। हाँ देखिए, मैं अपनी वैशाली बहन से कहना चाहूंगा, वैशाली जी आप शायद हरियाणा से ना हो, हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को लेकर के हरियाणा की जनता इतनी परेशान थी कि वो बिल्कुल एक आंख भी सीएम को नहीं चाहती थी। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में करप्शन इस स्तर पर था, कोई भी कार्यालय ऐसा नहीं था जहां पर लोगों को बगैर सेवा चढ़ाए कोई काम होता हो। इन सारी परेशानियों से आकर के बड़े आंदोलन भी हुए और जनता परेशान भी हुई। इसके अलावा खट्टर जी ने कितने वर्गों के ऊपर लाठी चार्ज करवाने का काम किया और ये 5 वर्ष तो ऐसे रहे हरियाणा प्रदेश के। यदि मैं सरकार द्वारा मारे गए लोगों की गणना करूं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हरियाणा सरकार का नाम आ जाएगा। 750 किसानों की शहादत हुई, 42 पंचकुला में गोलियों से भूनने का काम किया था, 32 युवा जो है रोहतक में गोलियों से मारने का काम किया गया था। तो इन सब बातों को देख करके ये रिपोर्ट बिल्कुल 100% सत्य थी कि मनोहर सरकार फेल हो चुकी थी, इसी वजह से उसको बदला गया था। और दूसरा इसका प्रमाण वैशाली जी ये है कि आपने भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है और बूथ लेवल तक आपने पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए हैं, वो बूथ प्रधान है, शक्ति केंद्र है, क्या क्या है, वो सब आपने बनाए हुए हैं। इसके बावजूद भी आप हरियाणा प्रदेश में 10 व्यक्तियों का चयन नहीं कर सके, उसके लिए आपको उधार के प्रति कैंडिडेट लेने पड़े। आप ऐसे कैंडिडेट को कुरुक्षेत्र में लेकर के आई जिसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2019 में कुरुक्षेत्र की एक जनसभा में खड़ा होकर के ये कहने का काम किया था 40,000 का कोयला तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है इस व्यक्ति ने। आज उसी को आपने कैंडिडेट क्यों बनाना पड़ा? क्या आपकी मजबूरी थी? आप अशोक तंवर जी को, जो कि एक दूसरी पार्टी का था, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसको कैंडिडेट बनाने का काम करते हैं। आप निर्दलीय मंत्री को शामिल करके उसको कैंडिडेट बनाने का काम करने का काम करते हैं। आपके पास तो 10 कैंडिडेट भी नहीं मिले विशाली जी, जिसका परिणाम यही था कि जिसका कारण यही था कि भाई हमारी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए बाहर के व्यक्तियों को ही उतार करके अपनी इज्जत बचाने के लिए। बिल्कुल, देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शंभू भद्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना और इनेलो प्रवक्ता को आपने सुना। चेहरे परिवर्तन की यहाँ पर बात सामने आ रही है, जहां पर मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, वो भी उस वक्त जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव नजदीक थे। जहां एक और वैशाली जी इसको एक अच्छा परिवर्तन बता रही है, दूसरी ओर लगातार अगर इनेलो प्रवक्ता की बात करें वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि कितना फायदा या फिर नुकसान बीजेपी को हो सकता है चुनाव को देखते हुए चेहरे परिवर्तन को लेकर? जी 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो ये लोकसभा, ये पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये लोकसभा चुनाव है, प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए प्रदेश का जो चेहरा परिवर्तन है वो उस तरह से बड़ा मुद्दा नहीं है चुनाव में कि उसको इस तरह से डिस्कस किया जाए या इस तरह से बोला जाए। एक बात, दूसरी बात कि इससे पहले बीजेपी ने बिल्कुल, चलिए आप लोगों से